आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में। गिब्स फंक्शन देखेंगे हम इसमें, और गिब्स फ्री एनर्जी को हम डिस्कस करेंगे पहले। तो गिब्स फ्री एनर्जी और इसी से बनेगा अपना गिब्स फंक्शन। तो गिब्स फ्री एनर्जी, अब गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये रहता है आपका कि इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम इन कंडक्ट विथ रिजर्वियर, मतलब ऊष्मा भंडार है हमारे पास, उसके संपर्क में निकाय की इक्विलिब्रियम की कंडीशन हम देखते हैं, है ना। कि आपका एक कोई हीट रिजर्वियर है, उस हीट रिजर्वियर के कांटेक्ट में कोई आपका सिस्टम है, और उस सिस्टम की अपन यहाँ बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन को हम यहाँ डिस्कस करते हैं, और इसी से रिलेटेड है आपका गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हीट रिजर्वियर, जो रिजर्वियर होता है, एक सिस्टम होता है, और ऐसा थर्मोडायनामिकल सिस्टम होता है जिसमें आंतरिक ऊर्जा, जो इंटरनल एनर्जी होती है, अन्य निकायों के साथ, जिसके साथ ये अन्योन क्रिया करता है, उसकी तुलना में अत्यधिक होती है ना। कि ये भी एक सिस्टम ही एक तरह से आपका जो हीट रिजर्वियर है, हीट रिजर्वियर, ये क्या है, ये भी एक सिस्टम है आपका, है ना। और ये एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा सिस्टम बनता है यहाँ से, थर्मोडायनामिकल सिस्टम होता है ये, जिसकी इंटरनल एनर्जी अदर सिस्टम के साथ जिसके साथ इंटरजेक्ट करता है उसकी तुलना में अत्यधिक होती है। मतलब जैसे कि हम कोई यहाँ पर कोई भी हम इंजन है ना, हीट इंजन है, उस हीट इंजन को हम जो क्या करते हैं, इस हीट रिजर्वियर के कांटेक्ट में रखते हैं, तो ये उसके साथ कोई ना कोई म्यूचुअल इंटर रिएक्शन करता है, उसको हीट देता है। ये तो हीट देता है, तो कब तक ये उसके साथ में क्या होता है, इक्विलिब्रियम को स्टेबल करने की कोशिश करता है, और इसकी जो एनर्जी होती है उस सिस्टम के कंपैरिजन में, जो भी अपने एक सिस्टम लिया है या जो भी हमने एक अनदर कोई भी इंजन वगैरह लिया है, उससे इसकी एनर्जी क्या होती है, बहुत बहुत ज़्यादा होती है। तो आपका जो एक हीट रिजर्वियर है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसकी एनर्जी, जिसका म्यूचुअल इंटररिएक्शन करता है, उस सिस्टम के कंपैरिजन में क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये कहें कि यहाँ पर जो हीट रिजर्वियर की किसी स्टेट में निकाय से कोई भी सिस्टम है उससे म्यूचुअल इंटरेक्शन करते समय इसकी एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं होता। भाई ऑब्वियस सी बात है, इसकी एनर्जी जब बहुत ज़्यादा होती है, तो जब थोड़ी सी एनर्जी अगर सिस्टम को दे दे तो इसकी एनर्जी में किसी प्रकार से कोई चेंजेस नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि उसके परम ताप और माध्य दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर ये हीट को विनिमय भी कर दे, हीट को एक्सचेंज भी कर दे, है ना, तो उस कंडीशन में इसके टेम्परेचर में और इसके प्रेशर में किसी प्रकार से कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं होता है, और ये इक्विलिब्रियम वहाँ पर बिल्कुल स्टेब्लिश कर देता है। तो मान लेते हैं इसके लिए कि हमारे पास एक सिस्टम है ना, और ये सिस्टम आपका है, और ये सिस्टम ए किसी हीट रिजर्वियर के साथ में जो है थर्मल कॉन्टेक्ट में है, और दोनों सिस्टम क्या करते हैं, एक संयुक्त होते हैं, है ना, और क्या करते हैं, ये एक विलगित निकाय, एक आइसोलेटेड सिस्टम बनाते हैं जिसकी एनर्जी क्या आती है, कांस्टेंट होती है। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक, ये आपका जो है, इस तरह से मैं एक सिस्टम बना लेता हूं। यहाँ पर देखिए ज़रा, यहाँ पर हमारे पास में ये है, और ये क्या है आपका, यहाँ पर हम ये कहते हैं कि हमारे पास में कोई एक सिस्टम है ए, और एक आपका हीट रिजर्वियर है ए डैश, उसके साथ थर्मल कांटेक्ट में है। मतलब ये कोई आपका एक सिस्टम है ए, ये सिस्टम है आपका ए, ठीक है, और ये आपका क्या है, हीट रिजर्वियर है, ये वाला, ये हीट रिजर्वियर है, और इसके साथ में क्या है, थर्मल कांटेक्ट में है, इसको अपन ए डैश कह देते हैं। मतलब ए डैश आपका हीट रिजर्वियर है, और कोई सिस्टम है ए, और उसके साथ में थर्मल कांटेक्ट में है ना। और दोनों क्या करते हैं, दोनों मिलकर के क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है एक कंबाइंड सिस्टम को यहाँ पर जनरेट करते हैं, कंबाइंड आइसोलेटेड सिस्टम बनाते हैं जिसकी एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है। ऑब्वियस सी बात है कि सिस्टम ए है, अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा है ना, इसका टेम्परेचर कम, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, इसके साथ थर्मल कांटेक्ट में रहेगा। मतलब जब तक उससे हीट लेता रहेगा ये सिस्टम ए से डैश से, जब तक ये दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए।
उस कंडीशन में इसके साथ में क्या रहेगा, ये जो है आपका थर्मल कांटेक्ट में होने से जो है टेम्परेचर क्या रहेगा, टेम्परेचर इक्विलिब्रियम हो जाएगा, दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा सिस्टम का और आपका इस हीट रिजर्वियर का। और इस समय ये दोनों मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, पूरा का पूरा कंप्लीट एक आइसोलेटेड सिस्टम बनता है ये, और इसकी एनर्जी कांस्टेंट होती है। भाई हम कहें कि इसको जोड़ने के पहले इसकी एनर्जी थी आपकी, सपोज करो 18 किलो कैलोरी थी, ठीक है ना, एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन, और इसकी थी 20 किलो कैलोरी, है ना, ये ऐसी थी आपकी एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कितनी थी इसकी, ये थी आपकी 38 किलो कैलोरी थी। जब दोनों कांटेक्ट में रख दिया तो ये क्या करेगा, इससे हीट लेगा। कब तक, जब तक इसमें थर्मल इक्विलिब्रियम ना हो जाए। सपोज कोई हीट लेकर कि इसकी हो गई 20 किलो कैलोरी हो गई, है ना, इसकी 19 किलो कैलोरी हो गई, और इसकी भी क्या हो गई 19 किलो कैलोरी हो गई, ठीक है। अब देखो 19 दूना 38, अभी भी क्या है इसके सिस्टम, मतलब टोटल एनर्जी एक सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम बनता है और इसकी टोटल एनर्जी क्या होती है, अभी भी कांस्टेंट रहती है, ठीक है ना। यदि हम सिस्टम ए के वॉल्यूम में चेंज होता है तो निकाय जो सिस्टम ए डैश इसके वॉल्यूम में भी चेंज इस प्रकार से होगा कि इसका टोटल वॉल्यूम क्या रहे, कांस्टेंट रहे। अब यदि इसके साथ बिल्कुल कांटेक्ट में और पूरा पूरा आपका सिस्टम है, यदि अपन सिस्टम ए के वॉल्यूम में कोई चेंज करें तो इस ए डैश के वॉल्यूम में भी उतना ही चेंज हो जाएगा, ताकि टोटल वॉल्यूम क्या रहे, इसका कांस्टेंट रहे। मतलब ये अगर इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो इसका वॉल्यूम उसी रेशियो में कम हो जाएगा, इसका वॉल्यूम कम होगा तो इसका वॉल्यूम उसी रेशियो में बढ़ जाएगा। इस प्रकार से एडजस्ट होगा कि टोटल वॉल्यूम क्या रहे, आपका कांस्टेंट रहे। इसका मतलब अगर मैं इसका वॉल्यूम बोल दूं v और इसका वॉल्यूम बोल दूं मैं v डैश, तो यहां पर v प्लस v डैश ये टोटल वॉल्यूम होगा, और इसको मैं बोल देता हूं v स्टार, ठीक है। और ये क्या रहता है आपका, कांस्टेंट रहता है, इसमें किसी प्रकार से कोई भी चेंजेस यहां पर नहीं आता है। तो ये क्या रहता है आपका, कांस्टेंट होता है, ठीक है। और यदि मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, बिकॉज ऑफ ये कांस्टेंट है आपका v डैश, तो मैं इसको जब डिफरेंशिएट करता हूं तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू ये बन जाएगा dv, और ये बन जाएगा प्लस का dv डैश। इसका मतलब जो dv डैश होगा ये आपका माइनस dv के इक्वल हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट आ गई आपकी, है ना, बिल्कुल थर्मल इक्विलिब्रियम में पूरा एक सिस्टम है, तो जिसका जितना वॉल्यूम इसका चेंज होगा उतना ही वॉल्यूम इसका चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से कि दोनों का वॉल्यूम क्या रहे, टोटल कंबाइंड वॉल्यूम क्या रहे, वो कांस्टेंट रहे। डिफरेंशिएट करके हम ये इक्वेशन निकाल देते हैं, dv डैश बराबर माइनस dv या dv बराबर माइनस dv डैश, एक ही बात है ये, तो अपन इस तरह से इसको बना लेते हैं। अब हम आगे ये कहते हैं कि आपका जो हीट रिजर्वियर है इसका वॉल्यूम इतना ज़्यादा होता है कि उसके साथ टेम्परेचर टी डैश एवं पी डैश में कोई चेंज नहीं आ पाता है। बट हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दोनों का सिस्टम बना है, ये भी एक सिस्टम है और ये भी सिस्टम है, इसका वॉल्यूम बहुत कम, इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो इतना ज़्यादा वॉल्यूम है इसका कि इसका प्रेशर पी डैश और इसका टेम्परेचर टी डैश, इसमें क्या होता है, कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज, नो चेंज, यहाँ पर कोई भी चेंज इसमें नहीं हो पाता है, क्योंकि इसका प्रेशर, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसमें किसी प्रकार से कोई भी चेंज हमें नहीं देखने को मिलता है। तो इस तरह से आपका जो है ये पूरा सिस्टम बनता है ना। वॉल्यूम उसका कांस्टेंट रहता है, इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होने के कारण से इसके प्रेशर में और इसके टेम्परेचर में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है, इसके कंपेरिजन में इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और कोई भी चेंजेस यहाँ पर इसके टेम्परेचर में और वॉल्यूम में नहीं होता है, ठीक है ना। तो अब हम ये बोल लेते हैं कि मान लेते हैं कोई आपका सिस्टम है A और ये किसी मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर y द्वारा इसको अपन एक्सप्लेन करते हैं। यह एनर्जी भी हो सकता है ना। ऐसी स्थिति में जो आपका कंबाइंड सिस्टम होता है A स्टार, इसमें A को हम पैरामीटर y तथा y प्लस डेल y के मध्य अभिगम स्तरों की संख्या n स्टार y होती है, ठीक है ना। ए को अब क्या करते हैं कि ए भी को अपन कोई माइक्रोस्कोपिक सिस्टम ले लेते हैं अपन, ये है ना, और माइक्रोस्कोपिक सिस्टम ले लेते हैं ए को। तो ए को हम ले लेते हैं, कैसा ले लेते हैं, एक माइक्रोस्कोपिक सिस्टम ले लेते हैं, क्योंकि मेजर पे हम चलते नहीं हैं, तो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम अपन ले लेते हैं ए को। तो ए आपका कोई माइक्रोस्कोपिक सिस्टम है ना, और ये किसी पैरामीटर वाई पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ये वाई क्या हो सकता है, ये वाई आपकी एनर्जी भी हो सकती है, प्रेशर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वाई इस पैरामीटर पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो इस कंडीशन में, है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपके ए का पैरामीटर है वाई और वाई प्लस डेल वाई, वाई प्लस डेल वाई, तो ए का पैरामीटर वाई और ए के पैरामीटर वाई प्लस डेल वाई के बीच में जो एक्सेसिबल स्टेट्स होती है, उस एक्सेसिबल स्टेट्स को मैं ले लेता हूं यहां पर कि वो कितनी है आपकी n स्टार वाई है। ये भी आपके वाई पर डिपेंड करेगी।
अरे भाई आपका सिस्टम है ए, माइक्रोस्कोप ले लिया है और माइक्रोस्कोपिक ले लिया है, उसको वाई पैरामीटर पर डिपेंड मार रहे हैं जो एनर्जी भी हो सकता है। तो ये जब वाई पैरामीटर पर डिपेंड है तो वाई पैरामीटर और वाई प्लस डेल वाई पैरामीटर, इन दोनों के बीच में टोटल नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स कितनी हो सकती है आपकी, एन स्टार वाई हो सकती है। ठीक है, ये मैं मान लेता हूँ इसमें। और सिस्टम क्या करता है, ए और ए डैश में इस डिफरेंस के लिए, मतलब कितने डेल्टा वाई डिफरेंस के लिए, इस डिफरेंस के लिए हम ये कह देते हैं कि जो एक्सेसिबल जो स्टेट्स होती है वो क्या बन जाएगी। तो अपन बिल्कुल कह सकते हैं, इसके कंप्लीट निकाल लेते हैं। तो देखो आपका ये हो जाएगा साइन स्टार वाई दैट्स इज इक्वल टू सिग्मा वाई, है ना, सिग्मा वाई और सिग्मा डैश वाई, ऐसा बोल देता हूँ इसको मैं। भाई हम ये कह रहे हैं कि आपके ये इसका अलग सिस्टम था, ये इसका अलग सिस्टम था, इन दोनों को मिला के हमने कंबाइंड सिस्टम बनाया। तो जब हम कह रहे हैं कि ए सिस्टम जो है इसके वाई पर डिपेंड कर रहा है, वाई इसकी जो है एक्सेसिबल स्टेट्स है, तो यहाँ पर वाई और वाई प्लस डेल वाई, इन दोनों के बीच जो एक्सेसिबल स्टेट्स की नंबर ऑफ है कितने, एन स्टार वाई है, ये हमने कह दिया। और इस रेंज में, मतलब वाई प्लस डेल वाई और माइनस का मतलब डेल वाई रेंज में, अगर हम इसको इस पूरे कंप्लीट सिस्टम के लिए एक्सप्लेन करना चाहें तो इस कंडीशन में हम कंप्लीट सिस्टम के लिए, सब कंप्लीट सिस्टम क्या बनेगा आपका, ए स्टार इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश, यही तो है। तो इसके लिए अगर मैं इस इक्वेशन को लिखना चाहूँ तो इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ मैं साइन स्टार वाई, आपके इस ए में एक्सेसिबल स्टेट्स जो आपका सिग्मा वाई है ना, और इसमें सिग्मा डैश वाई, ये अपन यहाँ पर लिख सकते हैं बिल्कुल इसको। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार लिख सकते, दोनों की हम क्या ले लेते हैं, लॉग ले लेते हैं। तो मैं इसको लॉग ले लेता हूं, तो ln ये बन जाएगा आपका साइन स्टार y बराबर, इसका भी ln लूंगा तो ln log m इंटू log m इंटू n, मतलब क्या बन जाता है, log m प्लस log n। तो log ऑफ या ln ऑफ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिग्मा y और इंटू ये बन जाएगा ln ऑफ सिग्मा डैश y, यही हो जाएगा ना, प्लस आ जाएगा बीच में इनके, आ जाएगा ना बिल्कुल, log m इंटू एन log m प्लस log n। तो ln स्टार y ln सिग्मा y प्लस ln सिग्मा डैश y, ये बन जाता है। बट बाय द डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी, हमें लिखते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी की डेफिनेशन क्या होती है, हम कह सकते हैं यहां से एंट्रोपी की डेफिनेशन। तो एंट्रोपी क्या, अपन एस से इसको डिनोट करते हैं। तो ये एंट्रोपी होती है आपकी एस वाई इज इक्वल टू के एल एन सिग्मा वाई, एस वाई इज इक्वल टू के, ये हमने निकाल रखी लास्ट वाले में, एल एन सिग्मा वाई, एल एन सिग्मा वाई। ये अपने लास्ट जो सेक्शन लास्ट वीडियो बनाया था उसमें मैंने बिल्कुल एंट्रोपी को यहाँ पे डिफाइन किया था। तो एस वाई बराबर के इंटू एल एन सिग्मा वाई, ये अपने पास में होता है, ये इक्वेशन हम देखी थी लास्ट टॉपिक में। तो यहाँ पर इनमें क्या रिलेशन होगा, तो एंट्रोपी के बीच रिलेशन क्या होगा, तो एंट्रोपी के बीच रिलेशन होगा एस स्टार वाई इस पूरे कंप्लीट सिस्टम के लिए, ये बन जाएगा आपका एस वाई प्लस एस डैश वाई, यही होगा। जैसे हमने ये सिस्टम निकाला वैसे हमने ये सिस्टम निकाल लिया, तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देता हूँ इसको मैं, ये इक्वेशन आपकी हो जाती है थर्ड। अगर हम कहते हैं कि बाय द एंट्रोपी डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी एस एन बराबर के एल एन सिग्मा वाई होता है, तो हम एंट्रोपी को लिख सकते हैं कंप्लीट सिस्टम के लिए, जो हमारे पास में कंप्लीट सिस्टम बना उसके लिए, तो ये इसकी एंट्रोपी दोनों एंट्रोपी एडिशन के इक्वल होगी। और एस वाई इजिकल टू इतना होता तो के मैं यहाँ पर रखूंगा, इसको यहाँ रखूंगा, तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका एल एन स्टार एल एन, देखो इसको मैं इसकी टर्म में लिखना चाह रहा हूँ, तो एस स्टार वाई क्या बन जाएगा आपका, तो के रहेगा, है ना, और क्या रहेगा आपका एल एन सिग्मा स्टार वाई, यही होगा बराबर एस वाई क्या बन जाएगा, के कॉमन निकाल लेता हूँ, तो एल एन सिग्मा वाई और प्लस एल एन सिग्मा डैश वाई हो जाएगा बिल्कुल। अरे अब इसको भी इसमें यूज कर रहा हूँ, के इधर भी रहेगा इधर भी रहेगा, तो कैसे के कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये इक्वेशन बचेगी, तो हमारे पास ये इक्वेशन बच जाती है बिल्कुल। ठीक है ना, तो इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ कि y और y प्लस डेल वाई के बीच में, है ना, जो आपके प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूँ मैं, है ना, निकाय का जो पैरामीटर है उसकी वैल्यू है, जो सिस्टम उसका पैरामीटर है ना, और इस पैरामीटर पर y और y प्लस डेल वाई के बीच में जो सिस्टम के होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, तो अपन यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं इसकी। इस एक्सेसिबल स्टेट की बात करी ना अपन इन दोनों के बीच में, तो इस दोनों के बीच में सिस्टम के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इन दोनों एक्सेसिबल स्टेट्स के बीच में, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी की हम बात करेंगे
तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी आपकी, वो जाएगी पी वाई बराबर पी मैक्सिमम वाई, पी वाई बराबर पी मैक्सिमम, पी वाई बराबर पी मैक्सिमम वाई, ये रहेगा। तो पी वाई बराबर पी मैक्सिमम वाई रहेगा आपका, और क्या रहेगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ डेल एस स्टार, एक्सपोनेंशियल ऑफ डेल एस स्टार अपॉन में के। मतलब जो कंप्लीट सिस्टम बना है ना, उस कंप्लीट सिस्टम के लिए इस रेंज के अंदर जो किसी भी आपकी जो है जो एक्सेसिबल स्टेट्स हैं उनके जो होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगी पी वाई बराबर पी मैक्सिमम, और इस कंप्लीट सिस्टम की बात कर रहा हूँ तो ये डेल एस अपॉन में के, ये इक्वेशन में लिखी है प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन को यूज़ करके, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर ये कहते हैं कि जब सिस्टम होता है ये म्यूचुअल इंटररिएक्शन करता है, उस म्यूचुअल इंटररिएक्शन के करने से ये चेंजेस होता है, और ये क्या होता है, इससे इसकी एंट्रोपी बढ़ जाती है। जब आपका सिस्टम है ये इसके साथ म्यूचुअल इंटररिएक्शन करेगा तो इसके साथ म्यूचुअल इंटरैक्शन के कारण से क्या हो जाएगा, ये सिस्टम जो है इसकी अपनी एंट्रोपी को चेंज कर देगा, क्योंकि ये क्या चाहेगा, ये इक्विलिब्रियम की ओर जाने को चाहेगा। इससे अब क्या कर देगा, ये अपनी जो है एंट्रोपी को चेंज कर देगा, और एंट्रोपी क्या हो जाएगी यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगी। और जब एंट्रोपी मैक्सिमम हो जाएगी तो आपका सिस्टम क्या आ जाएगा, ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, है ना। तो सेल्फ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या बन जाएगा, जो डेल एस स्टार वाई है, डेल एस स्टार मतलब वही, ये वाई भी लगा देता हूँ चाहो तो डेल एस स्टार वाई, मतलब जब भी ये सिस्टम इसके साथ इंटररिएक्ट करेगा, इंटररिएक्ट करने पर प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी, इसकी एंट्रोपी बढ़ने से क्या होगा, सिस्टम मैक्सिमम जो है आपकी एनर्जी तक पहुंचेगा, एंट्रोपी इसकी इंक्रीज होगी, और इस कंडीशन में क्या बन जाएगा, एंट्रोपी मैक्सिमम होने पर क्या कंडीशन होगी कि यहाँ पर जो है जो आपका सिस्टम होगा वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या बन जाएगा, जो आपका एस स्टार वाई है, ये डेल एस वाई प्लस डेल एस स्टार वाई, ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल देन जीरो होगा। मतलब ये कभी भी जीरो तो हो ही नहीं सकता, ये तो हमेशा जीरो ज़्यादा होगा या जीरो के बराबर हो सकता है, कहने का मतलब मेरा इतना है। और डेल एस स्टार को कंप्लीट लिखा था मैंने, क्या लिख सकता हूँ, डेल एस, तो मैं इसको लिख सकता हूँ डेल एस वाई और प्लस का कितना है डेल एस डैश वाई, ऐसे लिख सकता हूँ। और ये भी इज ग्रेटर देन इक्वल देन जीरो, इक्वेशन नंबर 5 आ जाती है मेरे पास ये, ठीक है। मतलब सिस्टम को अपन इक्विलिब्रियम तक ले जाना चाहते हैं, एंट्रोपी मैक्सिमम हो जाएगी, और जब मैक्सिमम हो जाएगी तब आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो उस कंडीशन के लिए अपन कंप्लीट सिस्टम के लिए ऐसा अपन यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि जो आपका हीट रिजर्वियर है ए डैश, उसका टेम्परेचर टी डैश है, और उस क्या करता है, वो क्यू डैश एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो क्वासी स्टेट प्रोसेस के लिए ए डैश की जो एंट्रोपी है, ये एंट्रोपी कितनी हो जाएगी, तो डेल एस डैश बराबर कितना बन जाएगा, डेल एस डैश दैट्स इज इक्वल टू, ये बन जाएगा क्यू डैश अपॉन में टी डैश, है ना। या फिर हम इसको लिख सकते हैं क्यू डैश अपॉन में टी डैश, ऐसा लिखा है मैंने। भाई आपकी ये कंडीशन निकाल दी मैंने, अब सिस्टम आपका चल रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ए डैश है, ये ए डैश क्या है आपका, ये हीट रिजर्वियर है, ठीक है ना। और ये हीट रिजर्वियर का टेम्परेचर में टी डैश बोल देता हूं, और ये बहुत कम क्वांटिटी में क्यू डैश उसमें जो क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो क्वासी स्टेट प्रोसेस होने के लिए क्या होगा, हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा है, तो डेल एस डैश बराबर क्यू डैश अपॉन में टी डैश हम यहाँ पर लिख सकते हैं। बट थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ से हम जानते हैं क्यू डैश इज इक्वल टू कितना होता है, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ से, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से मैं लिख सकता हूं क्यू डैश इज इक्वल टू, हमने लास्ट में भी यूज किया था, डेल ई बार और माइनस का कितना है आपका डब्ल्यू, लिख सकता हूं मैं इसको, जहां पर आपका डेल ई बार डैश और डब्ल्यू डैश, डेल ई बार डैश और डब्ल्यू डैश, है ना, कि ये आपकी एंट्रोपी चेंज होगी, और एंट्रोपी में चेंजेस होगा वो इक्वेशन जो हमने लिख रखी है यहाँ पर 6 के द्वारा दिया जाएगा, इक्वेशन 6 से एंट्रोपी में चेंजेस दिया जाएगा आपका। और इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ से मैं लिख सकता हूँ, जहाँ डेल ई डैश क्या है, इसकी एनर्जी में ए डैश की जो एनर्जी में चेंज हुआ है वो है, सिस्टम ए डैश है, इस ए डैश की एनर्जी में जो चेंज हुआ है वो है आपका क्या, डेल ई डैश, और इस पर जो वर्क प्रोसेस किया गया है वो डब्ल्यू है ना। तो यहां पर हम ये कहते हैं यदि आपका हीट रिजर्वियर का टेम्परेचर
प्रेशर अपन पी डैश है, इसके अपोजिटली अगर आयतन में इसके वॉल्यूम में चेंजेस डेल वी डैश आ रहा है, यदि ऊष्मा भंडार का माध्य दाब अपन ने लिया है मीन प्रेशर पी डैश मैंने लिख चुका हूं पहले, और इसके जो वॉल्यूम में चेंजेस डेल वी डैश आता है तो उसमें हम लिख सकते हैं डब्ल्यू डैश बराबर पी डैश, बट हम लिख सकते हैं कि डब्ल्यू डैश बराबर माइनस का पी डैश और डेल वी डैश। यदि आपका हीट रिजर्वियर है, हीट रिजर्वियर का प्रेशर पी डैश है और उसके वॉल्यूम में चेंजेस डेल वी डैश है, तो हम ये कह सकते हैं कि डब्ल्यू डैश बराबर माइनस का पी डैश डेल वी डैश। नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि इस पर हम वर्क कर रहे हैं, है ना। तो इस कंडीशन में बट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या कह चुके हैं, यूज इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट को यूज कर दो, मैं डब्ल्यू डैश बराबर क्या बन जाएगा, देखो माइनस और माइनस प्लस, है ना, और ये डीवी डैश बराबर कितना बन जाएगा, माइनस का डीवी है, तो ये बन जाएगा पी डैश डीवी, यही तो होगा जब मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट को यूज कर दूंगा, ठीक है ना। तो यहां पर अपन ये कह सकते हैं, अगला ये इक्वेशन नंबर अपने पास में हो जाती है, इक्वेशन नंबर 7 आ गए, इतने यहां तक हम पहुंच गए। अब हम ये कह दें कि जो आपका कंबाइंड सिस्टम है उसके लिए, फॉर कंबाइंड सिस्टम जो अपन एनर्जी निकाल लेते हैं वो एनर्जी कितनी है, ई स्टार दैट्स इज इक्वल टू ई प्लस ई डैश, यही है। ई आपका हीट रिजर्वियर इसके लिए है, सिस्टम के लिए, और ई डैश क्या है आपका हीट रिजर्वियर के लिए है, तो मैं लिख सकता हूं बिल्कुल। और ये क्या होता है आपका कांस्टेंट, तो मैंने पहले ही कह दिया है कि आपका ये वैल्यू क्या होती है, आपकी कांस्टेंट होती है, क्योंकि आपका कंप्लीट सिस्टम बनता है, एक से एनर्जी दूसरे में जाती है, दूसरे से पहले में आती है, बस की टोटल एनर्जी में कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं होता है। तो उस कंडीशन में अगर इसको डिफरेंशिएट करता हूं मैं तो ये तो आपका जीरो हो जाएगा, तो जीरो बराबर क्या बचेगा, ये बन जाएगा आपका डेल ई, और प्लस का बन जाएगा डेल ई डैश, यही तो होगा। और डेल ई डैश बराबर कितना हो जाएगा, डेल ई डैश बराबर माइनस का डेल ई, यही तो बनेगा। तो डेल ई डैश की वैल्यू डेल माइनस डेल ई के बराबर हो जाएगी, है ना। और इस प्रकार से इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, तो डेल ई डैश बार बराबर इतना यहाँ पर लिखा जा सकता है। मैं इसको बार लिख देता हूँ, एवरेज एनर्जी की बात कर लेता हूँ, एवरेज एनर्जी के लिए ये भी एवरेज, और ये बन जाएगा आपका एवरेज एनर्जी के लिए इतनी कंडीशन, ठीक है। ये हम यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ पर हम क्या करें, हम इस वैल्यू को उठाए कहाँ रख दें, वहां ले जाकर रख देते हैं, कहां पर, ये इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 8 से। तो यूज इक्वेशन 7 एंड 8 किस में यूज कर दें, इन इक्वेशन नंबर जो है आपकी ये वाली इक्वेशन, इसको नाम दे देता हूं मैं, इक्वेशन 7 इसको बोल देता हूं, इक्वेशन 8 ये बोल देता हूं, इक्वेशन 9 ये बोल देता हूं। तो यूज इक्वेशन 8 एंड इक्वेशन 9 इन इक्वेशन 7 यूज कर दो इसमें, तो कितना आएगा, ये बन जाएगा क्यू डैश इज इक्वल टू डेल ई डैश कितना हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा, ये डेल ई बार, है ना, ये हो जाएगा, और माइनस का डब्ल्यू डैश कितना निकाला है हमने, तो पी डैश डी वी, यही तो निकाला है। डी वी या डेल वी कैसे भी लिख सकता हूँ उसको मैं, तो पी डैश डी वी या पी डैश डेल वी, अगर चेंजेस कर दो देखो डब्ल्यू डैश बराबर डेल वी था ये, तो डेल वी, तो ये बन जाता है आपका ये भी डेल वी। क्लियर है यहाँ तक, क्यू डैश बराबर माइनस का डेल ई बार और माइनस का पी डैश डेल वी, ये बन जाता है हमारे पास में, है ना। और इसको हम यूज कर दें किसके अंदर, तो इस इक्वेशन को मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 10, है ना। तो यूज इक्वेशन 10, हम 10 को यूज कर दें किसके अंदर, इन इक्वेशन नंबर किस में, 6 में यूज कर दूं इसको मैं इसमें के अंदर। तो डेल एस डैश कितना होगा आपका, तो डेल एस डैश इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू डैश, क्यू डैश कितनी आई है वो रही नीचे, तो माइनस का ये रहेगा डेल ई बार, माइनस का कितना है पी डैश डेल वी है बिल्कुल, और डिनोमिनेटर में क्या है आपका टी डैश, ये आ जाएगा बिल्कुल, है डेल ई बार माइनस का पी डैश डेल वी, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका कितना है ये टी डैश हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहां से क्या करें, इस डेल एस डैश की वैल्यू उठा के कहां रख दें, हम जो इक्वेशन हमने बनाई थी, इक्वेशन नंबर जो हमारे पास कौन सी थी 3, ये इक्वेशन नंबर 5 थी, तो यूज दिस इन इक्वेशन नंबर किसके अंदर, आपके 5 के अंदर। इस डेल एस डैश की वैल्यू को पुट कर रहा हूं मैं यहाँ पर इस इक्वेशन 5 में। तो डेल एस आपका ये जो वैल्यू थी, है ना, इस 6 से वैल्यू को उठा करके मैं इसमें पुटअप करने जा रहा हूं, है ना। तो यहां से क्या बनेगा आपका, हम बिल्कुल लिख सकते हैं इसको डेल एस प्लस डेल एस डैश जो हमारे पास था, है ना, वाई को मैं वाई भी लग रहा है साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से मैं इसको लिख दूं डेल एस, है ना, सिर्फ डेल एस लिख दूं, तो यहां से क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा डेल एस इज इक्वल टू, तो डेल एस तो एज इट इज रहेगा आपका, इसको से छोड़ देता हूं। और ये डेल एस डैश की वैल्यू जो ये वही है, डेल एस डैश वाई बोल रहा है, डेल एस बोल दो, इसकी वैल्यू कितनी आई है उतनी आई है, तो ये डेल एस और इसी साथ में रहेगा प्लस, तो ये लेकिन ये माइनस के कारण से माइनस में बदल जाएगा,
और ये बन जाएगा आपका माइनस कॉमन निकालने पर डेल ई बार और प्लस का पी डैश डेल वी अपॉन में कितना है टी डैश और इज ग्रेटर देन एंड इक्वल देन 0। भाई ये प्लस था बट उसी कारण से माइनस बन चुका, माइनस कॉमन निकाल लिया मैंने, तो ये कंडीशन बन जाती है आपकी। अब यहाँ से इसका एलसीएम ले लूँ मैं, तो एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा, तो ये बन जाएगा टी डैश डेल एस माइनस का डेल ई डैश प्लस का, है ना, माइनस से जो अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ फिर से मैं, तो माइनस का पी डैश डेल वी और इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0, टी डैश के साथ जाके 0 हो गया। ठीक है, या हम टी डैश को नीचे देंगे, बाद में हम इसको देख लेंगे। और यहां से मैं इसको लिख दूं बटे में टी डैश भी चल रहा है और मैं डेल सब में से कॉमन निकाल लेता हूं और डेल कॉमन निकाल के माइनस कॉमन निकाल के उधर पहुंचा देता हूं, तो देखो मेरे पास क्या बचेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये बनेगा मेरे पास ई डैश बार डेल ई बार रहेगा और प्लस का बन जाएगा कितना है पी डैश वी, क्योंकि डेल मैंने बाहर निकाल लिया है और माइनस भी कॉमन निकाल लिया है, तो ये बन जाएगा सिर्फ आपका एस मतलब टी डैश एस, है ना, ब्रैकेट बंद अपॉन में कितना है टी डैश इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0। यही कंडीशन बनेगी, ई डैश प्लस पी डैश वी माइनस का टी डैश एस इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 अपॉन में टी डैश। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाती है आपकी इक्वेशन नंबर 11। ठीक है, अब यहाँ पर मान लेते हैं अपन, क्या मान लेते हैं कि ये जो आपका ई बार है प्लस पी डैश वी है माइनस का टी डैश एस है, इसको मैं जी मान लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 12। यहाँ पर ये चीज़ क्या है आपकी, इसी को अपन बोलते हैं गिब्स फंक्शन। ठीक है ना, क्योंकि आपका टी डैश और पी दोनों कांस्टेंट है यहाँ पर, है ना, तो हम इसको एक कांस्टेंट जी मान लेते हैं, तो ई बार प्लस पी डैश वी माइनस का टी डैश एस, तो इक्वेशन 9 आपकी क्या बन जाती है, तो इक्वेशन 9 आपकी हो जाती है, क्या बन जाएगा, मतलब इक्वेशन नंबर 11, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन 11, तो ये बन जाएगा डेल जी अपॉन में टी डैश, है ना, इज ग्रेटर देन और इक्वल देन 0, इक्वेशन नंबर 13 आ जाती है। ये इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी। ये जो एनर्जी है ना आपकी 12, इसको अपन बोलते हैं गिब्स एनर्जी और गिब्स एनर्जी फंक्शन इसको अपन यहाँ पर कहते हैं। ये इक्वेशन जो आती है हमारे पास, इस इक्वेशन को बोलते हैं गिब्स एनर्जी एंड गिब्स एनर्जी फंक्शन इसको अपन यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक तो हमने निकाल दिया और दूसरा हम ये कहें कि यहाँ पर जो आपका क्या कहलाते हैं, इंटेंसिव वेरिएबल्स कहलाते हैं टी और पी, है ना, और एस वी जी क्या कहलाते हैं आपके एक्सटेंसिव वेरिएबल यहाँ पर कहलाते हैं, क्योंकि टी और पी कैसे रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं ये, है ना, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये इक्वेशन हमने निकाली है और इस तरह से हमने इसको यहाँ पर प्रूव किया है। ये होता है आपका जो है गिब्स एनर्जी फंक्शन होता है। ठीक है ना, तो गिब्स एनर्जी फंक्शन है और ये हमेशा ध्यान रखना है हमें, क्या ध्यान रखना है कि जब भी इक्वालिब्रियम की कंडीशन होगी तो इक्वालिब्रियम की कंडीशन के लिए, है ना, फॉर इक्वालिब्रियम, यदि हम इक्वालिब्रियम की कंडीशन चाहते हैं तो इक्वालिब्रियम क्या होता है, इक्वालिब्रियम कंडीशन के लिए क्या बन जाएगा आपका जी जो होगा वो कैसा हो जाएगा आपका मिनिमम हो जाएगा, मतलब जो गिब्स फंक्शन जो होगा वो मिनिमम होगा फॉर इक्वालिब्रियम कंडीशन। ठीक है ना, तो फॉर इक्वालिब्रियम कंडीशन जो आपका गिब्स फंक्शन होगा वो कैसा बन जाएगा आपका, हमेशा मिनिमम होता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम अगली जो बात करेंगे, अब हम फेजेस की बात करेंगे और इक्वालिब्रियम बिटवीन फेजेस किस तरह से स्टैब्लिश होती है उसको हम इसी इक्वेशन के बेस पर स्टडी करेंगे। ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है ना, दोनों इक्वेशन है और इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ध्यान रखना है हमें। और यहाँ पर सिस्टम इक्वालिब्रियम में कब होगा, तो सिस्टम इक्वालिब्रियम में तब भी होगा जब आपका गिब्स फंक्शन क्या हो जाए, आपका मिनिमम हो जाए और मिनिमम से मिनिमम हो जाए, है ना। जब भी मिनिमम होगा तो इसमें चेंजेस भी मिनिमम होगा और चेंजेस जब मिनिमम होगा इसका मतलब क्या है कि कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। अरे भाई आपका जी मिनिमम हो गया तो जी में चेंजेस भी मिनिमम हो जाएगा और चेंजेस के मिनिमम होते ही क्या हो जाएगा, मतलब ना तो इसकी हीट इसमें आ रही है ना हीट की इसकी हीट इसमें जा रही है, तो सिस्टम किस में आ जाएगा आपका इक्वालिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। तो इस तरह से हम गिब्स फंक्शन को जो है यहाँ पर डिसाइड करते हैं। ध्यान रखना, इस तरह से अपना गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शन था, गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शन बोलते हैं इसको हम यहाँ पर, और ये एग्जाम में जो है 4 to 5 मार्क्स में इसको यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, इसको हम आगे यूज़ भी करने वाले हैं, तो अच्छे से आप लोग इस चीज़ को याद रखना।